ये है एरोजेल, दुनिया का सबसे हल्का और सबसे घना सॉलिड। इस टुकड़े का मास या द्रव्यमान सिर्फ 1.22 ग्राम है। यह हवा के उतने ही आयतन के मास से केवल कुछ ही गुना ज्यादा है। और बात सही है क्योंकि इसमें भी 99.8% हवा मौजूद है। और कुछ एरोजेल तो इतने हल्के होते हैं कि अगर आप उनमें से सारी हवा निकाल दें तो वे हवा से भी कम घने या डेंस हो जाएंगे। मुझे बहुत समय से एरोजेल में रुचि थी, इसलिए मैं गया बोस्टन में एरोजेल टेक्नोलॉजीज जानने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि एरोजेल का आविष्कार क्यों हुआ था, ये बनता कैसे है, ये अच्छा थर्मल इंसुलेटर क्यों है और उसका उपयोग किस लिए करते हैं। ठीक है, तो हम एरोजेल की इंसुलेट करने की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोग करेंगे और इसके लिए हमारे पास यहाँ पर 2 सेटअप तैयार हैं। एक पर कांच की पेट्री डिश है और दूसरे के टॉप पर एरोजेल है। दोनों सिलिका से बने हैं, लेकिन दोनों की भौतिक संरचनाएं बहुत ही अलग हैं। अब देखते हैं कि बंसन बर्नर के ऊपर इन चॉकलेट के खरगोशों को पिघलने में कितना समय लगता है। इन प्रयोगों के निरीक्षण के लिए हमारे पास एक फ्लेयर T1020 है जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देख सकता है। ये बहुत गर्म हो रही है। हाँ, ये बहुत गर्म हो रहा है। ग्लास वाकई में अभी से गर्म होना शुरू हो चुका है और सिर्फ 1 मिनट के बाद इसमें से धुआं निकलने लगा है। ग्लास पहले से ही काफी गर्म हो चुका है, इसमें से तो धुआं निकलने लगा। ये बिल्कुल पिघल रहा है और धुआं छोड़ रहा है। ओ हाँ, हो गया शुरू। यहाँ हमारे पास पिघली हुई चॉकलेट है और धुआं छोड़ने वाली बनी भी है। और इसे देखिए जरा, ये बनी वास्तव में पिघलने जैसा हो रहा है और देखिए कैसे ये एक तरफ झुक रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि हम इसे पिघलना ही कहेंगे। और वो क्या है? ओह, उसने सुन लिया। मैं कहूंगा कि मटेरियल फेल हो गया। न केवल बनी जल्दी से पिघल गया बल्कि पेट्री डिश थर्मल फैलाव के कारण क्रैक हो गई। तो अब हम ट्राई करेंगे एरोजेल। एरोजेल का आविष्कार कैसे हुआ? 1931 के जमाने में प्रोफेसर सैमुअल क्रिस्टल नामक एक व्यक्ति ने अपने सहयोगी चार्ल्स लर्नड के साथ एक शर्त लगाई। उस शर्त में सब कुछ जेली से संबंधित था, जैसे कि पीनट बटर और जेली वाली जेलियां। अब जेलियों का कुछ ऐसा है कि वे वास्तव में तरल पदार्थ और ठोस का एक संयोजन है। मेरा मतलब है कि ज्यादातर तो वो तरल ही होते हैं, लेकिन वे इस सॉलिड 3D ढांचे में गठे हुए होते हैं। तो अगर आप किसी जेलो जैसे जेल के बारे में सोचे तो इसके कंकाल में नैनो आकार के छेद होते हैं जो इसे कठोरता देते हैं और ये जेल का लगभग 1% होता है। तो शर्त कुछ ऐसी थी, क्या आप इस जेली से तरल को निकाल सकते हैं, पर इसकी सॉलिड बनावट बिगड़नी नहीं चाहिए। मेरा मतलब है यदि आप तरल को भाप बनाकर निकाल देते हैं तो ये सॉलिड संरचना सिकुड़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप तरल अणुओं को हटाते हैं तो वे एक दूसरे को खींचने लगते हैं और इसके साथ ही वे अपने आसपास के सॉलिड ढांचे को भी खींचते हैं। इससे ये अंदर की तरफ ढह जाता है। सैमुअल क्रिस्टलर ने इस समस्या को 2 तरीकों से हल किया। पहला, उन्होंने ये समझ लिया कि आप जेली के अंदर मौजूद एक तरल को दूसरे से बदल सकते हैं। इसे बस अच्छी तरह से धोना होगा। मसलन आपको अल्कोहल की जगह पानी भरना होगा और फिर यदि आप जेली को ऑटोक्लेव कहे जाने वाले एक उच्च दबाव वाले बर्तन में डाल देते हैं, इसे उच्च तापमान और उच्च दबाव वाले बिंदु तक गर्म करते हैं जिसे तरल का क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है, तो वो एक अर्ध तरल और अर्ध गैस में बदल जाता है जिसे सुपर क्रिटिकल द्रव कहा जाता है। इस बिंदु पर आकर तरल और गैस के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता है। वे अणु अब एक दूसरे को नहीं खींच रहे हैं। तो जब आप बर्तन से प्रेशर निकाल देते हैं तो वो सॉलिड ढांचा जो जेल के मास का 1% होता है वो साबुत बच जाता है। बस फर्क इतना है कि छेदों में तरल की जगह अब गैस है और इसी सॉलिड कंकाल को जो नैनोपोरस ठोस है हम उसे एरोजेल कहते हैं। क्रिस्टलर ने 1931 में अपने निष्कर्ष को नेचर में प्रकाशित किया था। ये बहुत ही गर्म हो रहा है, जैसा कि आप थर्मल कैमरा से देख सकते हैं, लेकिन 3 मिनट होने के बावजूद यहाँ पिघली हुई चॉकलेट का कोई निशान नहीं है। तो हम एक थर्मोकपल लेते हैं और देखते हैं कि बनी के नीचे कितना तापमान है, जैसे एरोजेल के नीचे, और देख लें कि लौ का तापमान कितना है। आप देख सकते हैं कि बनी के कुछ हिस्से गर्म हो रहे हैं, लेकिन बनी का निचला हिस्सा नहीं हो रहा, बस ये आसपास ही गर्म हो रहा है। बिल्कुल सही। कन्वेक्शन की वो गर्मी चढ़कर एरोजेल के ऊपर और चारों ओर फैल रही है। आप देख सकते हो कि ये तपकर लाल हो गया है और 4 मिनट के बाद बनी थोड़ा नरम होता दिखाई दे रहा है। फिर भी ये बहुत अच्छा है, जबकि चॉकलेट को पिघलाना कितना आसान होता है। क्या मैं अपनी उंगलियां यहाँ पर रख सकता हूँ? संभल के। बात ये नहीं कि ये गर्म है, असल में ये भंगूर है। हाँ, सही कह रहे हो। लेकिन हाँ, हाथ लगाने पर एकदम ठंडा है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ हाथ लगाने जितना ही गर्म है। उन्होंने सभी तरह की चीजों से एरोजेल बनाया था। उन्होंने इसे अंडे से बनाया, उन्होंने रबर से बनाया, नाइट्रोसेलुलोज से बनाया और इसे सिलिका से भी तैयार किया। असल में यही टेबल पर मेरे पास सिलिका जेल के कुछ उदाहरण है। ये एक गीला सिलिका जेल है।
ये एक रबड़ की तरह है, मैं बस एक टुकड़ा इसमें से काट कर निकाल सकता हूँ। इसके छिद्रों के अंदर 97% अल्कोहल है और बाकी 3% सॉलिड बस बिना आकार का सिलिका है। मैं इसे छू के देखूं? हाँ बिल्कुल, ये रबड़ की तरह है, ज्यादा मजबूत नहीं है। इसे मैंने क्रैक किया या पहले से क्रैक था? हाँ, आपने अभी किया। अरे इसे तोड़ना वाह। बहुत आसान है, इतना नाजुक है। अगला कदम है जेल में मौजूद अल्कोहल को लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से बदलना। अब हम यहाँ पर देखेंगे तरल CO2। लिक्विड CO2 के साथ फायदा ये है कि ये ज्वलनशील नहीं है और इसका क्रिटिकल तापमान कम है। इसे खोलते हैं और हाँ, वो इसमें घुस रहा है। हाँ, इसमें भर रहा है और ये पूरा भर गया। बस एक और सॉल्वेंट है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये टॉप पर ज्यादा ठंडा है। इसके पेंदे में कितना तापमान है? हम अभी 600 पर हैं। 600 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 1250 फ़ारेनहाइट, राइट? ये देखिए कि बनी कितने पर पिघलता है। ये किनारों पर पिघल रहा है जहां गर्मी है, जहां लो चिपकती हुई ऊपर चढ़ रही है। ओह, बनी गिर गया। बनी गिर गया। रिजल्ट बुरा नहीं था। बिल्कुल भी बुरा रिजल्ट नहीं था। मुझे तो इस चॉकलेट को खाने में बड़ी दिलचस्पी है। क्या गर्म है? गुनगुनी है गुनगुनी और टेस्टी भी है। फोंड्यू की तरह है। बहुत अच्छा था। जब लिक्विड CO2 जेल के सारे छिद्रों को भर देता है तो इसे सुपर क्रिटिकल अवस्था में ले जाना चाहिए। मैं कहूंगा वो मेरे लिए एक आध्यात्मिक अनुभव था। जब पहली बार मैंने एक सुपर क्रिटिकल द्रव को देखा, हम वहां तक पहुंचेंगे। मुझे आपके ऑटोक्लेव के जुनून को देखकर अच्छा लगा। मुझे एरोजेल पसंद है। एक सुपर क्रिटिकल द्रव बनाने के लिए हम असल में इसे एक हेयर ड्रायर से गर्म कर सकते हैं। जैसे जैसे हम क्रिटिकल पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तरल की सतह धुंधली होती जाती है। अजीब बात है ना? अंदर ये कुछ अजीब तरह की लहरों जैसा है। अब मैं इसे तेज करूंगा ताकि आप सतह को पूरी तरह से गायब होता देख सकें। अब आप CO2 के सुपर क्रिटिकल द्रव को देख रहे हैं। इस अवस्था में CO2 के सॉलिड स्ट्रक्चर को प्रभावित किए बिना बाहर छोड़ा जा सकता है और जो बचेगा वो है एरोजेल। अगर आप एरोजेल को हल्के रंग के बैकग्राउंड में देखते हैं तो इसे देखना लगभग असंभव है क्योंकि ये एकदम पारदर्शी है। लेकिन अगर आप इसे एक गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर देखते हैं तब आप इसका रंग देखेंगे हल्का नीला हो जाता है और ये नीला उसी कारण से है जिस वजह से आसमान नीला है, क्योंकि जो छोटे छोटे नैनो स्केल संरचनाएं हैं वे सभी रेले स्कैटरिंग के अनुसार प्रकाश को बिखेरती हैं और बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता का अनुपात है 1/, वेवलेंथ का पावर 4, जिसका अर्थ है कि ये नीले रंग जैसे छोटे तरंग दैर्ध्य को कहीं ज्यादा बिखेरता है बनिस्बत के पीले या लाल के। और यही कारण है कि एरोजेल पराबैंगनी किरणों में अपारदर्शी दिखता है लेकिन इंफ्रारेड में पारदर्शी दिखता है। अब आपको क्या लगता है कि ये कैसा दिखेगा अगर मैं इसे नीले आकाश के सामने पकड़ के रखूं? तो देखिए, ये अल्ट्रा ब्लू लगेगा? नहीं, ये पीला दिखाई देता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एरोजेल असल में उस नीली रोशनी को बिखेर रहा है, इसलिए जो इसमें से निकलकर हमारी आंखों पर पड़ता है वो पीले और नारंगी जैसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं। ये असल में सूर्यास्त को देखने के जैसा होता है। जब आप सूर्यास्त के पीले और नारंगी रंगों को देखते हैं तो इसलिए क्योंकि वातावरण ने नीली रोशनी को पहले ही बिखेर दिया है। प्रकाश को आपकी आंखों तक पहुंचने से पहले इससे गुजरना पड़ता है। तो इसका सार यह है कि एरोजेल से नीले आकाश को देखना असल में एक पोर्टेबल सूर्यास्त को देखने के बराबर है। एरोजेल के नैनो स्केल छिद्र भी इसे एक अच्छा थर्मल इंसुलेटर बनाते हैं। क्या गर्म लग रहा है? हाँ बिल्कुल। ये तो कमाल है। आप सोच रहे होंगे क्योंकि एरोजेल अधिकतर हवा से ही बना हुआ है, 99% हवा से, तो इसके थर्मल गुण भी हवा जैसे ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये हवा से ज्यादा अच्छा इंसुलेटर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि छिद्रों की चौड़ाई उस औसत दूरी से कम है जो हवा के अणु किसी चीज से टकराने से पहले तय करते हैं। उनका तथाकथित मीन फ्री मार्ग है। इसलिए एरोजेल के नीचे मौजूद गर्म तेज गति के वायु अणुओं के लिए इसमें घुलकर फैलना और इसके टॉप पर गर्मी को पहुंचाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसे कहा जाता है कनूटसन प्रभाव। ये बहुत ही अजीब है क्योंकि आपको मालूम है कि आप किसी पारदर्शी चीज से इतनी अच्छी तरह से गर्मी को ब्लॉक करने की उम्मीद नहीं कर सकते, पर ये ऐसा कर रहा है। और इसीलिए नासा ने एरोजेल के इंसुलेशन का इस्तेमाल किया अपने इन घुमंतुओं पर। सोजॉर्नर, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी और द क्यूरोसिटी रोवर ये भविष्य में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए इंसुलेशन की आवश्यकता क्यों है? इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण, क्योंकि
वे नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉनिक्स मंगल की सर्द रातों के दौरान ठंडा हो जाए। नासा एरोजेल का उपयोग और भी कई अनोखे कामों के लिए करता है, जैसे कि एक धूमकेतु की धूल इकट्ठा करने के लिए, जो कि स्टारडस्ट मिशन के तहत किया गया था। तो ये कण एरोजेल के सापेक्ष लगभग 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बढ़ रहे थे, इसीलिए जब वे एरोजेल से टकराए, अब क्योंकि एरोजेल बहुत कम घनत्व वाला मटेरियल है, बहुत झरमरा मटेरियल है, ये कण एरोजेल में घुस जाते हैं और जब वे एरोजेल के अंदर से गुजरते हैं तो उस नेटवर्क को तोड़ देते हैं जिससे एरोजेल बना हुआ है। ऐसा करते हुए उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और वे रुक जाते हैं। ये तरीका कणों को पकड़ने के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर कोई ऐसा कण किसी सॉलिड सतह से टकराता है तो ये बस तुरंत रुक जाता है, तुरंत, और भाप बन जाता है। और एकदम भाप बन जाता है। तो क्या जल्दी ही हम एरोजेल को अपने रोजमर्रा के जीवन में देखने की उम्मीद कर सकते हैं? मैं मजाक में कहता हूँ कि जब लोग अंटार्कटिका में ऊंची इमारतें बनाएंगे तो एरोजेल को थर्मल इंसुलेशन के लिए काम मिलेंगे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि तभी उन्हें एहसास होगा कि ये कितना थर्मल एफिशिएंट है, क्योंकि वहां तो जमा देने वाली ठंड है। सही है। तो 10 फीट के फाइबर ग्लास का इंसुलेशन करने की बजाय एरोजेल के कुछ 6 इंच के इंसुलेशन से ही आपका काम बन सकता है। वैज्ञानिक फिलहाल इसकी लागत कम करने और इसे ज्यादा ड्यूरेबल बनाने पर काम कर रहे हैं। और ये सच है, इसमें कुछ तो इलास्टिसिटी है। ठीक है। हाँ, ये देखिए, इसे तोड़ना मुश्किल नहीं है। वे इसमें पहले ही बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए ओरिजिनल सिलिका एरोजेल हाइड्रोफिलिक होता है। ये मैंने इस पर डाला, अब ये एक हाइड्रोफिलिक एरोजेल है। तो ऐसा करने से क्या ये एरोजेल का टुकड़ा खराब हो जाता है? बिल्कुल, लेकिन इसे वाटरप्रूफ बनाने के तरीके हैं। तो यदि आप वो सब देखना चाहते हैं और अगली पीढ़ी के सभी एरोजेल्स को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हो सकता है कि ये एक एरोजेल ट्रायोलॉजी की शुरुआत बन जाए।